समय था अमेरिका के फ्लोरिडा में तड़के 2 बजे। अटलांटिक महासागर से ठंडी हवा चल रही थी। बाहरी दुनिया के शोर शराबे से दूर, अत्यंत सुरक्षा व्यवस्था से लैस एक विशाल हवेली के अंदर स्थित सिचुएशन रूम में असामान्य सी खामोशी छाई हुई थी। उस कमरे की सारी बड़ी खिड़कियां पर्दों से ढकी हुई थीं। पूरा कमरा सिर्फ दीवार पे लगे एलईडी स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी से ही रोशन था। उसी नीली रोशनी में दुनिया की किस्मत बदलने की ताकत रखने वाले सबसे शक्तिशाली देश के शासक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बैठे थे। उस दिन उस कमरे में वो ट्रंप नहीं थे जिन्हें हम आमतौर पर खबरों या टीवी पर रैलियों में मजाक करते हुए देखते हैं। उनके चेहरे पे गहरी उत्सुकता झलक रही थी, क्योंकि वो जो देख रहे थे वो हॉलीवुड फिल्मों के काल्पनिक दृश्य नहीं थे, बल्कि हजारों मील दूर एक और महाशक्ति देश की धरती पर उनकी सीधी आज्ञा पर चल रहे एक अत्यंत गोपनीय सैन्य अभियान के वास्तविक समय के दृश्य थे। अमेरिकी सेना के सबसे बेहतरीन कमांडो, जो दुनिया के सबसे खतरनाक सैनिक माने जाते हैं, एक देश के प्रमुख का अपहरण करने के लिए चलाए जा रहे अभियान को वो लाइव देख रहे थे। लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था, वेनेजुएला की राजधानी काराकास, जो तेल के धन कुबेरों का देश है। उस देश के दिल में स्थित अत्यंत सुरक्षित राष्ट्रपति भवन। उस घर के अंदर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मडूरो गहरी नींद में थे। अपने महल के चारों ओर तैनात सैकड़ों अंगरक्षक, आसमान की ओर नजरें गड़ाए रडार और पूरे शहर में फैले सुरक्षा कैमरे उसे सुरक्षित रखेंगे। मुडरो को इस पर पूरा विश्वास था। पूरा दिन चले शासन के कामकाज की थकान से वे शांति से सो गए थे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि कुछ ही पलों में उनकी किस्मत बदलने वाली है। उन्हें उस नींद में यह भी पता नहीं चला कि अमेरिकी सैनिक उन्हें अगवा करने के लिए दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। इसी दौरान जब मडूरो सो रहे थे, उनसे कई किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में एक डरावनी हलचल चल रही थी। घने अंधेरे में समुद्र की सतह से सिर्फ 100 फीट की ऊंचाई पर अमेरिका के अत्याधुनिक स्टेल्थ हेलीकॉप्टर गरजते हुए उड़ रहे थे। सामान्य हेलीकॉप्टरों की तरह तेज आवाज उनमें नहीं थी। वेनेजुएला के रडार की नजर में ना आए, इसके लिए वे जितना संभव हो सके उतना नीचे उड़ रहे थे। रडार से बचने वाली तकनीक से बने उन हेलीकॉप्टरों के अंदर अमेरिकी सेना की सबसे घातक डेल्टा फोर्स कमांडो बैठे थे। वे ऐसे लोग थे जिन्हें दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी असंभव मिशन को अंजाम देने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। हर एक को अपने अपने मिशन के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट जानकारी थी। वे एक छाया की तरह किसी को पता चले बिना वेनेजुएला की सीमा पार कर गए। ऑपरेशन का अगला चरण शुरू होने जाना था। सेना मडूरो के निवास के पास पहुंचने ही वाली थी कि वेनेजुएला की जनता ने आधुनिक युद्ध नीति का एक और रूप देखा। काराकास शहर को निशाना बना के एक बड़ा साइबर हमला किया गया। अमेरिकी साइबर वॉरफेयर डिवीजन के विशेषज्ञ वेनेजुएला की पावर ग्रिड में घुस गए। ये सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। शहर में बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से बंद हो गई। चमकता हुआ काराकास शहर अचानक घने अंधेरे में डूब गया। सड़क की लाइटें बुझे, अस्पतालों और सुरक्षा केंद्रों में भी इमरजेंसी लाइटें काम न करे, इस तरह से सब कुछ ठप कर दिया गया। मदुरो के महल के चारों ओर लगे अत्याधुनिक निगरानी कैमरे भी बंद हो गए। सुरक्षा अलार्म भी खामोश हो गए। हर तरफ बस डरावना अंधेरा ही था। मदुरो के निवास के ऊपर अमेरिकी हेलीकॉप्टर पहुंच गए। तेज हवा के बावजूद पायलटों ने बिना डगमगाए विमान को नियंत्रित किया। कमांडो रस्सियों के सहारे निवास की छत पर उतर गए। जब उनके बूट छत पे पड़े तब भी कोई आवाज नहीं हुई। वेनेजुएला के गार्ड्स को कुछ पता चलने से पहले ही कमांडो अपनी पोजीशन ले चुके थे। उन्हें मुख्य दरवाजे या गेट से हमला करके अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्हें ठीक ठीक जानकारी थी कि मडूरो का बेडरूम कहाँ है। सैटेलाइट इमेजरी और अंदर से मिली लीक की मदद से उन्हें घर के हर कोने कोने की पूरी जानकारी थी। वे सीधे मडूरो के सोने वाले कमरे की खिड़की के बाहर पहुंच गए। बिना कोई आवाज किए उन्होंने खिड़की खोली और अंदर चले गए। क्योंकि उन्होंने नाइट विजन गॉगल्स पहन रखे थे, उस घोप अंधेरे में भी वो कमरे के अंदर की हर हलचल दिन की रोशनी की तरह देख सकते थे। लेजर गन की किरणें कमरे के हर कोने तक फैल गईं। गहरी नींद में सो रहे राष्ट्रपति मडूरो को कुछ अजीब सा महसूस हुआ और उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। कमरे के बड़ी से आ रही ठंडक के साथ साथ उन्होंने एक अनजानी उपस्थिति को भी महसूस किया। आंखें खोलने के बाद भी उन्हें शुरू में कुछ समझ में नहीं आया। बिजली न होने के कारण पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन उस अंधेरे में उन्होंने देखा कि लेजर किरणें उनकी छाती की ओर बढ़ रही हैं। अपनी आंखों के सामने जो दृश्य था उस पर उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। अपनी सुरक्षा दीवारों के भीतर अपने ही बेडरूम में हथियार बंद दुश्मन पहुंच चुके थे। ये सपना है या हकीकत,
ये समझने में उन्हें एक पल लग गया। वेनेजुएला के निर्विवाद नेता, जिसे कोई छू भी नहीं सकता, ऐसा घमंड रखने वाले मडूरो उस पल मौत के डर से कांप उठे। अपनी जान बचाने की घबराहट में वे बिस्तर से कूद कर उठ खड़े हुए। उनके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, सेफ रूम। राष्ट्राध्यक्षों के लिए आपातकालीन स्थितियों में छुपने के लिए बनाई गई गोलियों या बमों से भी न टूटने वाले स्टील से बनी एक सुरक्षित कमरा उनके बेडरूम के साथ ही था। वहां पहुंचकर अगर वो दरवाजा अंदर से बंद कर दिया जाए तो बाहर से कोई भी उसे खोल नहीं सकता। सेना की मदद के लिए पहुंचने तक वहां सुरक्षित बैठा जा सकता है। मदरो ने पूरी ताकत से उस कमरे के दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। ये एक जीवन मरण की लड़ाई की। पीछे सैनिक दौड़ते हुए आ रहे थे, लेकिन अमेरिकी कमांडो इन सब के लिए पहले से तैयार होकर आए थे। मदरो की हर एक हरकत को उन्होंने पहले ही भांप लिया था। मदरो ने सेफ रूम के दरवाजे को पकड़कर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे से कमांडो उन पर कूद पड़ा। मदरो ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन फौलाद जैसी बाहों ने उन्हें रोक लिया। कुछ ही पलों में बाकी कमांडो भी वहां दौड़ते हुए पहुंच गए। ये कुश्ती जैसी जद्दोजहद थी। एक देश के राष्ट्रपति और एक विदेशी सैनिक के बीच ताकत की परीक्षा थी, लेकिन प्रशिक्षित सैनिकों के सामने मदुरो टिक नहीं पाए। उन्होंने उन्हें घेर लिया, बल प्रयोग करके उन्होंने उन्हें काबू में कर लिया। इस सब में सिर्फ 5 मिनट ही लगे। हेलीकॉप्टर के उतरने से लेकर खिड़की से अंदर घुसने और मधुरो को पकड़ने तक सब कुछ पलक झपकती ही हो गया। दुनिया ने अब तक देखी सबसे तेज सैन्य कार्रवाई थी ये। अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति अमेरिकी सेना की गिरफ्त में है। हजारों मील दूर फ्लोरिडा के उस अंधेरे कमरे में बैठकर ट्रंप ने यह दृश्य संतोष के साथ सिर हिलाते हुए देखा। स्क्रीन पर जब सैनिकों द्वारा मडुरो को काबू में करने का दृश्य साफ हुआ तो उस कमरे में मौजूद वरिष्ठ जनरल्स ने राहत की सांस ली। ऑपरेशन सफल रहा है। फ्लोरिडा के उस अंधेरे कमरे में बैठकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़े जाने का दृश्य देखने के कुछ दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने जो बातें कही वे दुनिया को हैरान कर देने वाली थी। बहुत हल्के अंदाज में मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा था, वो बिल्कुल एक टेलीविजन शो देखने जैसा था। सच कहूं तो अगर आपने वो दृश्य देखे होते तो आप यकीन नहीं करते। मैंने सच में पूरी उस ऑपरेशन को ऐसे देखा जैसे कोई फिल्म या टीवी सीरीज देख रहा हूं। आधुनिक विश्व इतिहास में ये सबसे चौंकाने वाली और डरावनी सैन्य कार्रवाई थी। एक दूसरे देश की संप्रभुता को नजरअंदाज करते हुए उस देश की जनता द्वारा चुने गए राष्ट्रपति को उनके अपने निवास से घुसकर उठा ले जाया गया। अगले दिन सुबह जब दुनिया जागी तो उसने यही खबर सुनी। टीवी चैनलों पे ब्रेकिंग न्यूज की फ्लैशें लगातार चल रही थीं। यहां तक कि समाचार प्रस्तुतकर्ताओं को भी वे जो पढ़ रहे थे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वेनेजुएला के लंबे समय से राष्ट्रपति रहे निकोलस मडुरो को हटा दिया गया है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नामक आधी रात के बिजली जैसी हमले में अमेरिकी सेना ने मडुरो को कराकास के दिल से गिरफ्तार कर लिया है। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। वेनेजुएला की सड़कों पर सन्नाटा छा गया। विश्व नेताओं ने आपातकालीन बैठकें बुलाई। इस घटना के साथ ही दुनिया के सामने मुख्य रूप से 2 बड़े सवाल उठ खड़े हुए। पहला सवाल था कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? इतना बड़ा जोखिम उठाकर किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को क्यों अगवा किया गया? दूसरा सवाल और भी ज्यादा डरावना था। क्या अमेरिका इतनी आसानी से किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को अगवा कर सकता है? अगर ऐसा है तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का क्या महत्व रह जाता है? अब दुनिया के किस देश को शांति से सोने का भरोसा रह गया है? क्या अब हर देश को इस डर के साथ जीना पड़ेगा? क्या अमेरिका कभी भी उनके शासकों को उठा सकता है? हर देश के सामने सवालों की भरमार थी, लेकिन मडुरो को पकड़ने का यह ऑपरेशन एक रात में न तो तय किया गया था और न ही अमल में लाया गया था। उस रात से कई महीने पहले जनवरी 2026 की उस रात के लिए इसकी पटकथा तैयार की जा चुकी थी। अगर सटीक कहें तो अगस्त 2025 से ही ये वो समय था जब पूरी दुनिया मान रही थी कि वेनेजुएला में सब कुछ सामान्य है। लेकिन कराकास की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर भीड़ के बीच कुछ ऐसी निगाहें थीं जिन्हें कोई नहीं देख रहा था। अमेरिकी जासूसी एजेंसी CIA ने बेहद गुप्त रूप से एक छोटी टीम वेनेजुएला भेजी थी। उन्हें मडुरो की परछाई तक का पीछा करना पड़ा। उस CIA टीम को दिए गए निर्देश बिल्कुल स्पष्ट थे। हमें मडुरो की हर सांस के बारे में पता होना चाहिए। उन्होंने मडुरो की हर एक गतिविधि को सटीक रूप से दर्ज किया। वो कहाँ रहता है, किस कमरे में सोता है, कब यात्रा करता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, यहाँ तक कि उसके पालतू जानवरों की जानकारी भी उन्होंने इकट्ठा कर ली थी। पालतू जानवरों की जानकारी की क्या जरूरत थी? क्योंकि मडुरो जब अपने कुत्ते के साथ टहलने निकलता है या उन जानवरों को खाना खिलाता है, ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस इन छोटे छोटे मौकों का भी फायदा उठाने के लिए तैयार थी। इसके अलावा CIA के पास एक और सबसे बड़ा हथियार भी था, वेनेजुएला सरकार के अंदर ही काम करने वाले जासूस।
मडूरो के विश्वस्त सर्कल में शामिल एक सरकारी अधिकारी अमेरिका के लिए जानकारी लीक कर रहा था। मडूरो हर पल कहां है और उनकी सुरक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव हो रहे हैं, ये सारी जानकारियां CIA को इसी गुप्त स्रोत के जरिए मिलती रहती थीं। मडूरो को पता ही नहीं था कि उनके अपने महल में ही दुश्मन मौजूद हैं। सुनने में ये सब बहुत आसान लगता है, लेकिन CIA के लिए ये एक ऐसा मिशन था जो जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क तय कर सकता था। वेनेजुएला भेजी गई उस छोटी CIA टीम को किसी भी तरह की कूटनीतिक सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। यानी वे वहां दूतावास के कर्मचारी होने का बहाना बनाकर नहीं पहुंचे थे। वे लोग यात्री और व्यापारियों के रूप में भेष बदलकर वहां पहुंचे थे। इसी वजह से अगर इस ऑपरेशन के दौरान वे पकड़े जाते तो हालात बहुत गंभीर हो सकते थे। अमेरिका उन्हें आधिकारिक रूप से बचा नहीं सकता था। अमेरिका कह देता कि ये हमारे लोग नहीं है और अपना पल्ला झाड़ लेता। उन्हें वेनेजुएला की जेलों में भयानक यातनाओं या मौत के हवाले करना पड़ता। अपनी जान जोखिम में डालकर ही उन अधिकारियों ने काराकास की गलियों में मडूरो के लिए जाल बिछाया था। CIA ने वेनेजुएला में अपना जाल बिछा लिया था। मडूरो की हर एक चाल उनकी निगरानी में थी, लेकिन उस जाल को कसने से पहले, सेना को छोड़ने से पहले अमेरिका ने एक आखिरी कोशिश की। उन्हें एक ट्रिगर चाहिए था, कोई कारण होना चाहिए, या फिर दुनिया को यह यकीन दिलाना था कि उन्होंने शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश की है। वो एक फोन कॉल थी। साल 2015 के नवंबर महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मडूरो के बीच एक निर्णायक बातचीत हुई। वो कोई दोस्ताना बातचीत नहीं थी, बल्कि यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता द्वारा दूसरे नेता को दिया गया अंतिम चेतावनी थी। उस फोन कॉल में ट्रंप ने सारी बातें साफ साफ कह दी। सत्ता छोड़ दो, देश छोड़कर चले जाओ, यही तुम्हारे सामने सबसे अच्छा रास्ता है। अगर तुम शांति से चले जाओगे तो हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी देंगे। मडूरो के सामने दो रास्ते थे। एक, ट्रंप की धमकी मानकर देश छोड़ देना। दूसरा, अमेरिका को चुनौती देकर सत्ता में बने रहना। खुद को एक योद्धा मानने वाले मडूरो ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने ट्रंप की मांग को सख्ती से ठुकरा दिया। वो अपने देश और सत्ता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। यही फैसला था जिसने हालात को पूरी तरह बदल दिया। ऑपरेशन के बाद हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने मडूरो के इस फैसले के बारे में बात की थी। रूबियो के शब्द इस प्रकार थे: मुझे एक बात स्पष्ट करनी है, इस आपदा से बचने के लिए निकोलस मडूरो के पास कई मौके थे। हमने उन्हें बहुत उदार प्रस्ताव दिए, लेकिन उन्हें स्वीकार करने के बजाय उन्होंने एक जंगली जानवर या पागल की तरह व्यवहार करना चुना। उन्होंने बातों को हल्के में लिया, और यही हमने कल रात देखा। मादुरो के इनकार के बाद ऑपरेशन अपने सबसे व्यापक चरण में पहुंच गया। वेनेजुएला से हजारों मील दूर अमेरिका के केंटकी में एक गुप्त सैन्य अड्डे पर एक अजीब निर्माण परियोजना चल रही थी। उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के महल की हूबहू प्रतिकृति बनाई, बिल्कुल उनके असली घर की तरह। कमरों का आकार, खिड़कियों की जगह, दरवाजों का आकार, यहां तक कि सीढ़ियों की संख्या भी वेनेजुएला के असली घर जैसी ही थी। डेल्टा फोर्स के कमांडो ने इस प्रतिकृति घर में कई दिनों तक प्रशिक्षण लिया कि किस खिड़की से कूदना है, सीढ़ियां चढ़ने में कितने सेकंड लगते हैं, मादुरो के शयन कक्ष तक पहुंचने के लिए कितने कदम उठाने हैं। उन्होंने यह सब वहां कई बार किया। उन्होंने इसे इतनी बार सीखा कि वे आंखों पर पट्टी बांधकर भी रास्ता नहीं भटक सकते थे। उन्होंने घर को याद कर लिया था और उसे मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल करते थे। जब अमेरिकी सेना केंटकी में प्रशिक्षण ले रही थी, वे वेनेजुएला के ऊपर चक्कर लगा रहे थे। यह कदम पूरी तरह से वेनेजुएला को घेर लिया गया। लड़ाकू विमानों के अलावा नौसेना के विशेष अभियान विमान और आसमान से शिकार की तलाश करने वाले रीपर ड्रोन वेनेजुएला की सीमा के आसपास तैनात किए गए थे। निगरानी प्रणालियां इस तरह स्थापित की गई थीं कि एक मक्खी का भी पता लगाया जा सके। वेनेजुएला एक ईसाई बहुसंख्यक देश है। क्रिसमस के दौरान अधिकांश सैनिक और अधिकारी छुट्टी पर होंगे। सुरक्षा व्यवस्था में ढील दी जाएगी। ट्रंप ने इस अवसर का लाभ उठाने का फैसला किया। क्रिसमस के दिन ट्रंप ने इस अभियान को प्रारंभिक मंजूरी दे दी, लेकिन प्रकृति उनके खिलाफ थी। क्रिसमस के बाद कई दिनों तक वेनेजुएला के आसमान में भारी बारिश और खराब मौसम जारी रहा, जिससे हेलीकॉप्टरों का सुरक्षित उड़ान भरना असंभव हो गया। अमेरिकी सेना ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। अंततः प्रतीक्षा समाप्त हुई। 2 जनवरी 2026 की रात को मौसम साफ हो गया और हवाएं शांत हो गईं। रात 10:46 बजे
सैन्य प्रमुखों को वाशिंगटन से वह महत्वपूर्ण संदेश मिला कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मंजूरी दे दी है। उसी क्षण कैरेबियन सागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों और गुप्त ठिकानों के इंजन गरजने लगे। ट्रंप को आदेश मिलते ही अमेरिकी सैन्य इतिहास की सबसे भीषण घटना, हवाई अभियानों में से एक की शुरुआत में दुनिया भर के 20 सैन्य ठिकानों से 150 से अधिक युद्धक विमान एक साथ आसमान में उड़ गए। इनमें रडार पर दिखाई न देने वाले स्टील्थ बमवर्षक विमानों से लेकर बड़े मालवाहक विमान तक शामिल थे। यह ऐसा था मानो कोई विशाल शार्क वेनेजुएला जैसे छोटे देश को घेरने आ गई हो। वेनेजुएला के आम लोगों को कुछ पता नहीं था। वे सो रहे थे, लेकिन उनकी नींद को झकझोर देने वाली पहली घटना कोई बड़ा विस्फोट नहीं, बल्कि एक भयानक सन्नाटा था। ऑपरेशन के पहले चरण के रूप में अमेरिकी साइबर युद्ध इकाई ने कराकस शहर के बिजली आपूर्ति नेटवर्क को हैक कर लिया। पल भर में पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। अस्पतालों, सड़कों और घरों की बत्तियां बुझ गईं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कई लोगों ने सोचा कि यह एक सामान्य बिजली कटौती है। जैसे ही अंधेरा हुआ, आसमान से आग बरसने लगी। अमेरिकी युद्धक विमानों ने कराकस के आसपास वेनेजुएला के हवाई रक्षा प्रणालियों और रडार स्टेशनों को निशाना बनाया ताकि हेलीकॉप्टर शहर में प्रवेश कर सकें। दुर्भाग्य से इस हवाई हमले में रडार स्टेशन क्षतिग्रस्त हो गए, पूरी तरह से तबाह हो गया। लगभग 40 वेनेजुएला के सैनिक और नागरिक शहीद हो गए। सुबह 2 बजे जब सभी सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई, तो डेल्टा फोर्स के हेलीकॉप्टर मादुरो के परिसर के ऊपर मंडराए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति गार्डो ने जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने नीचे से हवा में गोलियां चलाईं। गोलियों से एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन इससे मिशन पर कोई असर नहीं पड़ा। कमांडो ने नीचे उतरते समय दरवाजे खुलने का इंतजार नहीं किया और धमाके के साथ इमारत की दीवार तोड़कर अंदर घुस गए। गोलीबारी और धमाकों की आवाज से पूरा इलाका हिल गया। कमांडो को मादुरो तक पहुंचने में केवल 3 मिनट लगे। उस समय मादुरो अपनी पत्नी सेलिया फ्लोरेस के साथ अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। धमाके की आवाज से चौंककर मादुरो ने खतरे को भांप लिया और अपनी पत्नी के साथ अपने सुरक्षित कमरे की ओर भागे, लेकिन किस्मत उनके खिलाफ थी। सेना इमारत में घुस गई और 5 मिनट के भीतर मादुरो को पकड़ लिया गया। एक देश का शासक अपने शयनकक्ष के पास विदेशी सैनिकों की बंदूकों के सामने घुटनों के बल बैठा था और मादुरो को सीधे वहीं से ले जाया गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अमेरिकी नौसेना का जहाज यूएसएस इवो जिमा, जो कैरिबियन सागर में लंगर डाले खड़ा था, से लेकर क्यूबा की कुख्यात ग्वांतानामो बे जेल तक, जहां आतंकवादियों को रखा जाता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। अंत में उन्हें न्यूयॉर्क के स्टीवर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस ले जाया गया। अगली सुबह दुनिया एक अन्य देश के राष्ट्रपति को अमेरिकी धरती पर हाथों पैरों में जंजीरों में जकड़े, सिर झुकाए हुए देखकर स्तब्ध रह गई और अंतर्राष्ट्रीय मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए तस्वीरें सार्वजनिक कर दी गईं। यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? ट्रंप समर्थकों और अमेरिकी मीडिया का कहना है कि यह ऑपरेशन वेनेजुएला में लोकतंत्र बहाल करने और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए किया गया था। लेकिन इतिहास के जानकार जानते हैं कि अमेरिकी कट्टरपंथी बिना किसी कारण के किसी देश पर हमला नहीं करते। इसका असली कारण यह है कि दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा सिद्ध भंडार सऊदी अरब, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका के पास नहीं है। यह वेनेजुएला है। वेनेजुएला की धरती के नीचे लगभग 303 अरब बैरल तेल छिपा हुआ है, लेकिन समस्या सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये सिर्फ तेल भंडार हैं। वेनेजुएला के तेल की एक खास विशेषता है, यह गाढ़ा होता है और इसमें सल्फर होता है, यानी भारी और खट्टा कच्चा तेल। यह डीजल और सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाले तारकोल बनाने के लिए सबसे उपयुक्त तेल है। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राप्त तेल हल्का और मीठा होता है। यहीं से व्यापार का सवाल उठता है। 1970 के दशक से अधिकांश अमेरिकी तेल रिफाइनरियां इसी भारी कच्चे तेल को संसाधित करने के लिए बनाई गई हैं।
यानी अगर अमेरिकी रिफाइनरियों को चलाना है तो वेनेजुएला का तेल अनिवार्य है। 1999 से पहले तक सब कुछ अमेरिका के पक्ष में था। वेनेजुएला का तेल अमेरिकी कंपनियों को बहुत सस्ते दामों पे मिल जाता था, लेकिन जब ह्यूगो चावेज सत्ता में आए तो कहानी बदल गई। उन्होंने वेनेजुएला के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। उनका नारा था, वेनेजुएला का तेल वेनेजुएला की जनता के लिए। उन्होंने ऐसे कानून लाए जिनमें तेल संसाधनों का पूरा स्वामित्व सरकार के पास रहेगा, ये घोषित किया गया। इससे अमेरिकी कॉरपोरेट दिग्गजों की वेनेजुएला में पकड़ कमजोर हो गई, उनका मुनाफा घट गया। इससे अमेरिकी कंपनियां नाराज हो गईं। उन्होंने उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश पर दबाव बनाना शुरू किया। इसी का नतीजा था कि 2002 में चावेज के खिलाफ एक तख्ता पलट की कोशिश हुई थी। हालांकि वो असफल रही, लेकिन 2005 से अमेरिका ने वेनेजुएला पे प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। वही दुश्मनी अब 2026 में मडूरो को जकड़ने तक पहुंच गई है। लोकतंत्र नहीं, बल्कि 303 अरब बैरल तेल का मालिकाना हक ही इस युद्ध का असली कारण है। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में वेनेजुएला के कच्चे तेल के निर्यात पर कड़े प्रतिबंध इसी मकसद से लगाए थे कि वेनेजुएला की कमर तोड़ी जाए। उस समय तक विश्व बाजार में छाया हुआ वेनेजुएला का तेल प्रवाह रुक गया। आज वेनेजुएला दुनिया के कुल तेल उत्पादन का केवल बहुत ही छोटा प्रतिशत ही पैदा करता है, लेकिन उत्पादन कम हो जाने के बावजूद एक सच्चाई बनी हुई है। जमीन के नीचे का भंडार वहीं पर है, उसे कोई भी लेके नहीं रहा है। यही भंडार ट्रंप और अमेरिकी कॉरपोरेट्स की नजरों में खटक रहा है। इस ऑपरेशन के अगले ही दिन ट्रंप का दिया गया बयान ही इसके असली मकसद को समझने के लिए काफी है। बिना किसी पर्दे के उन्होंने कहा था, यह अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी लूट थी। उन्होंने हमारा तेल हमसे छीन लिया। वेनेजुएला जैसे स्वतंत्र देश की जमीन पर मौजूद उनके अपने प्राकृतिक संसाधन के बारे में ट्रंप ने कहा कि हमारा तेल उन्होंने छीन लिया। अपने संसाधनों पर नियंत्रण रखने के वेनेजुएला के अधिकार को ट्रंप ने चोरी करार दिया। आखिर में उन्होंने कहा कि वेनेजुएला का पुनर्निर्माण करने के लिए अमेरिकी कंपनियां वहां जाएंगे। इसका असली मतलब यही है कि अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला के तेल क्षेत्रों पर कब्जा कर लेंगी। जैसा कि पहले बताया गया था, अमेरिकी रिफाइनरियों के लिए वेनेजुएला का गाढ़ा कच्चा तेल बेहद जरूरी है। इसके बिना वे आगे नहीं बढ़ सकते। यहां एक और पहलू है जो अमेरिका को डराता है। फिलहाल वेनेजुएला द्वारा उत्पादित तेल का 68% चीन खरीदता है। अमेरिका के नाक के नीचे लैटिन अमेरिका में सबसे बड़ा तेल भंडार उसके कट्टर दुश्मन चीन ले जा रहा है। ये बात अमेरिका के लिए बर्दाश्त से बाहर है। वेनेजुएला को चीन का एक पेट्रोल पंप बनने से रोकना भी इस हस्तक्षेप का मुख्य उद्देश्य है। मधुरों को हटाने के बाद ट्रंप चीन की ओर जाने वाले तेल के प्रवाह को रोक सकते हैं और उसे फिर से अमेरिका की ओर मोड़ सकते हैं। निकोलस मडूरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस के खिलाफ नार्को टेररिज्म के आरोप लगाकर अमेरिका ने गिरफ्तारी का आदेश दिया है। आरोप है कि उन्होंने अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी में सहयोग किया। आंकड़ों की जांच करने पर यह स्पष्ट हो जाएगा। अमेरिका में पहुंचने वाले ज्यादातर कोकीन कोलंबिया, ग्वाटेमाला और मेक्सिको जैसे देशों से आता है। अगर आप इसके रास्ते को देखें तो यह प्रशांत महासागर के रास्ते तस्करी की जाती है। वेनेजुएला की तो प्रशांत महासागर में कोई समुद्री सीमा भी नहीं है। वेनेजुएला के रास्ते जो आता है वो कैरिबियन मार्ग से आता है। कुल नशीली दवाओं की तस्करी का बहुत ही छोटा प्रतिशत ही वेनेजुएला के रास्ते होता है। इसके अलावा आज अमेरिका को जो सबसे बड़ी नशे की समस्या झेलनी पड़ रही है वो कोकीन नहीं बल्कि फेंटानिल है। हर साल हजारों अमेरिकियों की मौत फेंटानिल ओवरडोज के कारण होती है। ये फेंटानिल मुख्य रूप से मेक्सिको से आता है, वेनेजुएला से नहीं। अगर ट्रंप का लक्ष्य अमेरिकी जनता की जान बचाना है तो उन्हें हमला वेनेजुएला पे नहीं बल्कि मेक्सिको पे करना चाहिए या फिर अपनी सहयोगी कोलंबिया पर करना चाहिए। लेकिन उन्होंने वेनेजुएला को चुना। क्यों? जवाब किधर है? मेक्सिको या कोलंबिया में 303 अरब बैरल तेल नहीं है। पकड़े जाने से पहले दिए गए एक इंटरव्यू में मडूरो ने खुद इस बात की ओर इशारा किया था। उन्होंने इसकी तुलना 2003 के इराक युद्ध से की थी। तब सद्दाम हुसैन पे हमला करने के लिए अमेरिका ने जो तर्क दिया था वो ये था कि इराक के पास विनाशकारी हथियार हैं। सालों बाद दुनिया ने समझा कि वहां ऐसा कोई हथियार था ही नहीं, वो एक सफेद जुल्फा। ठीक वही रणनीति अब वेनेजुएला में भी अपनाई जा रही है। नार्को टेररिज्म सिर्फ तेल के कुएं पे कब्जा करने के लिए गढ़ी गई एक झूठी कहानी है, ऐसा शक करना पूरी तरह जायज है। मडूरो को हथकड़ी लगाकर अमेरिका ले जाई गई। उस सुबह सिर्फ वेनेजुएला ही नहीं, पूरी दुनिया जाग उठी थी। उस खबर को सुनकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हैरान रह गया। अमेरिकी झंडे से ढके युद्धक विमान एक संप्रभु देश के आकाश में खुलेआम अतिक्रमण कर रहे थे। यह खबर सामने आते ही लैटिन अमेरिकी देशों ने एकजुट होकर इसका विरोध किया। ब्राजील, चिली, कोलंबिया, मेक्सिको और उरुग्वे ने स्पेन के साथ मिलकर एक बेहद कड़ी संयुक्त घोषणा जारी की।
सिर्फ पड़ोसी देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अंतरात्मा के संरक्षक संयुक्त राष्ट्र ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन बताया। संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धांत के अनुसार किसी भी देश को दूसरे देश की संप्रभुता में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, लेकिन अमेरिका ने इस सिद्धांत को नजरअंदाज कर दिया। कई देशों ने इसे नवयुग उपनिवेशवाद कहा है। जैसे पुराने समय में ब्रिटिश लोग जहाजों में आके देशों पे कब्जा करते थे, वैसे ही आज अमेरिका हवाई जहाजों में आके संसाधनों की लूट के लिए देशों पर हमला करता है। तरीके बदल गए हैं लेकिन मकसद वही है। क्या ट्रंप का किया हुआ कानूनी था? जवाब साफ तौर पे नहीं। अमेरिकी संविधान के अनुसार किसी देश के खिलाफ युद्ध घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं बल्कि कांग्रेस के पास है। कांग्रेस की अनुमति के बिना राष्ट्रपति एक तरफा युद्ध घोषित नहीं कर सकते। ट्रंप ने इस ऑपरेशन के लिए कांग्रेस से अनुमति नहीं मांगी थी। ये संविधान का उल्लंघन है। अमेरिकी विधायकों के बीच ट्रंप को महाभियोग इम्पीच करने की मांग जोरदार तरीके से उठ रही है, लेकिन इसे टालने के लिए ट्रंप प्रशासन ने एक अजीब सा तर्क खोज निकाला है। उनका कहना है कि ये कोई युद्ध नहीं है बल्कि ये सिर्फ एक कानून प्रवर्तन की कार्रवाई है। जैसे किसी आरोपी ड्रग तस्कर को पकड़ने के लिए पुलिस जाती है, वैसी हमारी सेना गई थी। इसके लिए कांग्रेस की अनुमति जरूरी नहीं है, ऐसा उनका कहना है। अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 2 उपवर्ग 4 के तहत किसी भी देश की संप्रभुता का उल्लंघन अवैध है। इसलिए अमेरिका ने जो किया वो स्पष्ट रूप से कानून का उल्लंघन है। लेकिन सवाल यह है कि पूछेगा कौन? यहीं पर वीटो नाम का ब्रह्मास्त्र सामने आता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका के पास वीटो अधिकार है। अपने खिलाफ आने वाले किसी भी प्रस्ताव को अमेरिका एक ही वोट से खारिज कर सकता है। इसी वजह से यह तय है कि इस मामले में अमेरिका के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। चाणक्य एक विश्वसनीय मलयालम चैनल है जो विश्व राजनीति, रक्षा रणनीतियां, व्यापार में बदलाव और ऐसे ही हमारे विश्व को आकार देने वाले महत्वपूर्ण पहलुओं का विश्लेषण करता है। अगर आप या आपका ब्रांड हमारे साथ मिलकर विज्ञापन देना चाहते हैं तो कृपया संपर्क करें। संपर्क करने के लिए नंबर है 9947590027।